हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी आप लोग ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। और आप सभी का फिलअप फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनाली, आपकी ईवीएस टीचर, बिल्कुल टाइम से आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। और हमारी क्लास की जो टाइमिंग है 6 to 7 PM एवरी मंडे टू सैटरडे। तो काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। ज्योति जी, पूजा जी, रोहित जी, नितेश जी, प्रियंका जी, संतोष जी, शाहीन जी, गंगा जी, टीना जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। निधि जी, खुशबू जी, अंजलि जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेरी नाइस, सब आ गए हैं। और आई एम ऑलवेज़ गुड टीना जी, हमेशा बढ़िया रहती हूँ मैं। और आप सभी भी हमेशा बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और किसी ना किसी काम में हमेशा व्यस्त भी रहिए। मस्त भी रहना है और व्यस्त भी रहना है। प्रतीक्षा जी, वेरी गुड इवनिंग। सविता जी, वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल आप लोग भी टाइम से आ जाते हैं। और मैं भी 10-15 मिनट पहले से ही इधर उधर होने लगती हूँ कि मेरी क्लास की टाइम होने वाली है, मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं रहता, बिल्कुल याद रहता है। और बिल्कुल लगता है कि कब जल्दी से टाइम हो तो मैं फिर ज्वाइन करूँ क्लास। और अब ये डेली का एक ऐसा आप लोगों से जुड़ने की आदत हो गई है ना, कि मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोगों के जब एग्ज़ाम्स होंगे और मैं जब क्लास नहीं लूँगी तो मुझे कितना बोर फील होगा, मैं क्या करूँगी तब, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब तो रोज़ इतनी बातें करने की आदत हो गई है, आप लोगों से एक फेमिलियर टर्म्स जो है हमारा जुड़ चुका है। इतना अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट रहता है कि मुझे ये 1 घंटे पता ही नहीं चलते हैं कैसे बीत गए। के KGF का फुल फॉर्म पता चला है? ये तो कोई फिल्म है ना, KGF आई थिंक। बताइए, हमें भी फुल फॉर्म बता दीजिए, हम भी थोड़ा जान लें कि क्या आपको पता चला है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कुछ कुछ नई नई चीज़ें आप बताइए। मंजूषा जी, वेरी गुड इवनिंग। सुजाता जी, गुड इवनिंग। मेरा एग्ज़ाम नहीं है मैम, आप मुझे पढ़ाया करिए। ये बहुत मज़ेदार बात है। अंजलि जी जो हैं वो मेरी क्लास अच्छी लगती है इसलिए ज्वाइन करती हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि सब कि भाई सीटेट का एग्ज़ाम है तो सब जुड़े हुए हैं। पर अंजलि जी को क्लास अच्छी लगती है इसलिए वो जुड़ी हुई हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। हाँ, उसमें KVS में जो है सीटेट आपका कंपलसरी है, सीटेट आपका होना चाहिए। ये उसमें इशू आ जाता है आप लोगों के साथ, ये है कि आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो उसमें फिर आप लोग भर सकते हैं। कॉलर गोल्ड फील्ड, ओके। कोलार कोलार पढ़ेंगे ना इसको, कोलार गोल्ड फील्ड। अच्छा, हाँ मैंने फिल्म सुनी तो है, ये फिल्म का ही नाम है ना शायद। थोड़ी जानकारी आजकल के जो नए फिल्म हैं उनके बारे में मुझे थोड़ी कम रहती है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और सभी जुड़ चुके हैं, 6-5 हो चुके हैं। वेलकम टू फिलअप फॉर्म ऑल ऑफ़ यू। और ये हमारी जो टाइम टेबल है, फटाफट जो नए बच्चे हैं ये ज्वाइन करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि भाई क्लास की टाइम टेबल हमारी ये है। उनके लिए एक बार बताना ज़रूरी होता है।
और हमारी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगती हैं। और साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है पेपर 2 के लिए। सना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा है आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो साइंस के लिए जो है आपकी 1 बजे से क्लास रहेगी और ये 12 तारीख से शुरू हो चुकी पेपर 2 के लिए। आगे बढ़ते हैं। और 199 में हमारा एक क्रैश कोर्स है, जो कि आप ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसमें जुड़ करके इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 8233651148, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस कोर्स में आपको फुल क्लासेस मिलेंगी, 5000 प्लस MCQs मिलेंगे, 50 प्लस PYQ मॉक टेस्ट। तो आपको यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है ये काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और यहाँ सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ प्लस उसको डिटेलिंग भी करती जाती हूँ, ताकि कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ पढ़ के रटना ये काम नहीं बनेगा, आप लोग को उसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत की तो देखिए क्लासेस जो हैं वो नहीं चलेंगी, पहले चल रही थी। तो हमारे फिलअप फॉर्म पे आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको जो ओल्ड क्लासेस हैं संस्कृत की वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं चल रही है। और ये एक ऑनलाइन क्विज़ चल रहा है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो कई लोगों ने ज्वाइन भी किया है और उसका उनको फ़ायदा भी मिल रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन करिए। नंबर आपको शो हो रहा है 8233651148, ठीक है। तो इसमें आप नीचे जो आपका है लॉगिन करने के लिए इसमें आप लिंक दिया हुआ है, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं आप। और ये जो है हमारा संडे को जो गिव अवे हुआ था, जिसमें ईयरफोन मिलने का आप लोगों को था कि जो विनर होगा उसको ईयरफोन मिलेगा। तो जो विनर है उनका नाम है रेखा जैन और इन्होंने जो गिव अवे है उसकी ये विनर रही हैं। अब जो नेक्स्ट गिव अवे आपका होगा वो 15 को होने वाला है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट गिव अवे, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसमें। और देखिए कोशिश तो करना ही चाहिए और सीखने भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। और अगर सीखते सीखते आपको हेडफोन मिल जाता है तो वो और अच्छी बात है, एक ईयरफोन आपको मिल जाएगा, बहुत बढ़िया आपके काम का चीज़ है। तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि आप कुछ सीख भी लेंगे और आपको एक प्राइज़ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हमारी क्लास अब शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब तो लगभग सभी बच्चे आ गए हैं जितनों को आना था और बाकी भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फेमस वन हॉर्न राइनोसोरस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम। असम में वन्य जीवन अभ्यारण्य प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का जो अभ्यारण्य है उस अभ्यारण्य का नाम आपको बताना है। मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा, गिर फॉरेस्ट या कान्हा किसली। गुड इवनिंग नीलमणि जी, बहुत सुंदर नाम है आपका। अंजलि जी का आंसर आ गया, पूजा जी का आ गया, वेरी गुड। और बी जो है ज़्यादातर आंसर आ रहे हैं एंड बी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। तो ये बिल्कुल रट लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल घुमा फिरा के उस तरह से पूछे जाएंगे। कभी इसका नाम पूछा जाएगा, कभी काजीरंगा आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा एनिमल जो है उसकी वहाँ पे संरक्षण की जा रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। ये तो आप समझ ही गए हैं, इतने दिन से मैं इसी तरह का प्रैक्टिस आप लोग को करा रही हूँ कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के किस तरह से पूछा जाएगा। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन का टाइप आपको समझना है कि कभी आपको यहाँ पे पूछा गया है कि असम का नाम भी दे दिया है, एक सींग वाले गेंडे का नाम भी दे दिया है, आपको सिर्फ अभ्यारण्य का नाम ही बताना है। और कभी कभी अभ्यारण्य का नाम दे देगा और आपको बताना रहेगा कि वो अभ्यारण्य कहाँ है या वहाँ किस जानवर का जो है वो संरक्षण किया जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन वही है, इसको देने का ढंग जो है वो अलग अलग है। तो आपको ये तीनों चीज़ पता होनी चाहिए कि असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, वहाँ पे उसका क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। ये आपको ये 3 बेसिक चीज़ पता है तो 3 तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र की सही परिभाषा क्या है।
ये यूपी टेट में पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी मैंने ऐड किया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सी टेट में भी देखने को मिले हैं मुझे। तो इसमें जो है ऑप्शन आप पढ़िए आज और आंसर करिए, लंबे लंबे ऑप्शन है, फटाफट पढ़ते जाइए, आंसर करिए। बहुत इजी है, छोटी सी बात है, वो आपको समझना है। थैंक यू सो मच कि आप लोग लाइक कर भी रहे हैं और बाकी लोगों को भी लाइक करने को कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा मेरे लिए खुशी की बात है कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, खुद भी लाइक कर रहे हैं और बाकी सभी को, स्टूडेंट्स को भी लाइक करने को कह रहे हैं। तो प्लीज़ एक लाइक तो आप लोग कर ही दीजिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, मेरा एफर्ट्स अच्छा लगता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि छोटी सी छोटी भी चीज़ हम लोग की मिस ना हो, जिसके कारण आपकी एक भी गलती हो। सोचती हूँ कि पूरा नंबर कैसे आप लोगों को मिल जाए। डी, जिन्होंने डी आंसर किया है, डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। एक दो लोग जो हैं वो बी आंसर भी किए हुए हैं, तो वो अपना जो है उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, जैविक समुदाय मतलब वहाँ पे क्या है, परितंत्र में क्या है, सब जीवित हैं, पेड़ पौधे जीवित हैं, जो उनको खाने वाले हैं वो जीवित हैं। तो ये सारे जीवित लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को एक संतुलित रूप दे रहे हैं। उनमें से देखते हैं कि एक भी कोई अगर गायब हो जाए उस पूरे चेन में, तो पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये क्या है, एक संतुलित प्रणाली है, बैलेंस्ड है ना। तो ये बायोटिक है, इसमें सारे जैविक रूप से हैं उसमें जुड़े हुए और बैलेंस्ड है। तो राइट हो जाएगा आपका डी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक है जो कि कथन गलत है। इस चीज को आपको खास ध्यान देना है कि ये नेगेटिव में है क्वेश्चन। स्लॉथ का ज्यादातर समय पेड़ों पर बीतता है। सुअरों के आश्रय स्थल को स्टाई या पिगस्टी कहा जाता है, पिग स्टे कहा जाता है। केंचुए को इंसान का मित्र कहा जाता है या बिल में रहता है। मकड़ी एक बस्ती में रहती है और उसके आश्रय को छत्ता कहते हैं। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लंबा करने और आपका टाइम खराब करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे ही क्वेश्चन पेपर में, ये आप ध्यान दीजिएगा। लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको समय लगेगा, तो समय आपका क्या होगा, इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे ही क्वेश्चन पेपर में, लेकिन क्वेश्चन इजी होते हैं। थर्ड का आंसर फटाफट करिए, आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग। अब तो स्क्रीन पे आंसर भी शो होने लगा, आंसर नहीं आए सबके। ओके ओके फाइन, मेरा मोबाइल में शायद रुक गया था, कभी कभी होता है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम तो रहती है। फोर्थ क्वेश्चन है, इस पौधे की पत्तियां होती हैं जिनका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, इनके बीजों का उपयोग तेल बनाने में किया जाता है, यह पौधा कौन सा है। नारियल, गोभी, सरसों या पालक। थर्ड का डी आंसर सही था, थोड़ा मुझे मैसेज यहाँ शो नहीं कर रहा था। फोर्थ का करिए। हाँ, नीलमणि जी भी साथ साथ जानकारी देते जा रही हैं स्लॉथ के बारे में, वेरी गुड, थैंक्स फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशंस। फोर्थ का सी आ रहा है। इजी है, आज का क्वेश्चन थोड़ा इजी आपको दिख रहा है, थोड़े कुछ तो इजी रहेंगे, थोड़ा मन लगेगा इजी में। हाँ हाँ, हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और कुछ थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे। मैं मिक्स करके ही क्वेश्चंस रखती हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल फेड अप ना हो जाए कि अरे सारे ही डिफिकल्ट हैं। तो हाँ, स्लॉथ का मतलब भी ऐसे आलसी ही होता है, और स्लॉथ एक एनिमल का भी नाम होता है और रियली में वो बहुत आलसी होता है, पेड़ों पर ही उसका पूरा जीवन बीत जाता है। इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्लॉथ का जीवन चक्र 40 साल का होता है और वो 8 से 9 पेड़ों में ही अपना पूरा जीवन काल समाप्त कर लेता है। हफ्ते में सिर्फ एक बार फ्रेश होने के लिए नीचे उतरता है और पेड़ों की पत्तियां खा के ही जीवन बिता लेता है, पूरी तरह शाकाहारी होता है और बहुत ज़्यादा सोता है, 17 घंटे की उसकी नींद होती है। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट्स जो हैं स्लॉथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एनिमल वाले टॉपिक से बन सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्लॉथ के बारे में भी हमने डिस्कस कर ली। और सरसों के बारे में सभी जानते हैं कि सरसों का साग जो है उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इसके जो छोटे छोटे बीज होते हैं गोल गोल, उनसे मसाले भी जैसे यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ उसको तेल बनाने में सरसों का जो तेल है वो यूज़ किया जाता है। वेरी गुड। चलिए, हाँ, एक ही पेड़ में वो 4 से 5 साल गुजार लेता है अपना, और उस पेड़ के पत्तों को खा के ही जीवित रहता है। तो ये जो है इस तरह के जानवर हैं, ये बहुत ही क्या होता है, आलसी होता है। सिर्फ हफ्ते में एक बार सोचिए नीचे उतरता है, वो भी फ्रेश होने के लिए नीचे उतरता है, बाकी टाइम वो 17 घंटे वो सोता है। अगर हम इतना सोने लग जाएं तो हमारा तो लाइफ बिल्कुल बदल ही जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं करने को, है ना। हम तो 7 घंटे, 6 से 7 घंटे मुश्किल से सोते हैं, बाकी हर वक्त कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। 8 घंटे की भी नींद मैं नहीं लेती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। पौधे की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस मिट्टी का संयोजन सर्वोत्तम है। मतलब इनको कौन सा कॉम्बिनेशन आपको देखना है सही है। मिट्टी, रेत और बजरी, ह्यूमस मिट्टी और बजरी, रेत, धरण और बजरी, मतलब वो रहते हैं उसमें ग्रेवल्स रहते हैं, ह्यूमस, रेत और मिट्टी। सरसों के साग का सीजन है, बिल्कुल सही। और जितने भी आप लोग साग, हरी साग जो देखते हैं, सब में विटामिन होते हैं, ये हमने फूड चैप्टर में पढ़ा है। सभी तरह की जो साग भाजियाँ होती हैं हरी पत्तियों वाले, वो सब जो है विटामिन का रिच सोर्स होते हैं। मोस्टली विटामिन ए उसमें बहुत ज़्यादा, और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें जो है आंसर कर रहे हैं सभी बी। पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज हो गए बी में। इसका राइट आंसर डी होगा, ह्यूमस, रेत और मिट्टी। बजरी नहीं चाहिए, बजरी मतलब कंकड़ हो गया आपका, पत्थर। छोटे छोटे पत्थर आप डाल दोगे तो उसकी जड़ें जो हैं उसमें फंस जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं, ग्रोथ नहीं कर पाएंगी पत्थर होने से। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं सही हो पाएगा। रेत चाहिए जिससे कि पानी जो है वो आसानी से निकल जाए, मिट्टी कड़ी ना हो, मिट्टी तो चाहिए ही चाहिए, और ह्यूमस भी चाहिए उसमें, ताकि वो उसको मॉइस्चर दे सके। ठीक है, तो ह्यूमस, रेत और मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, प्लांट, पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए मिट्टी का जो ये संयोजन है ये सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा, इसका राइट आंसर डी होगा, ह्यूमस, रेत और मिट्टी। बजरी आ जाएगी ना तो कंकड़, पत्थर कंकड़ आ जाएंगे तो वो ग्रोथ नहीं करने देंगे पौधे को, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड इज। पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर उगता है। शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। ना तो ए और ना ही बी। बहुत इजी है, इसके बारे में मैंने प्लांट वाले टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है विथ पिक्चर। बजरी का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। ठीक है, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उनको कहा जाता है बजरी। जो रेत के साथ देखिएगा पत्थर भी होते हैं, वो अगर वो मिट्टी में आ जाएंगे तो पौधे के जड़ों को बढ़ने नहीं देंगे। कंफ्यूजन तो क्रिएट हो रहा है काफ़ी कुछ लोगों में। सी आंसर किया गया है, ए और बी। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने पिक्चर भी ऐड किया हुआ है। मुझे लग रहा था क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गया है पढ़ाए हुए और कई लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं की है, तो उनके लिए ये पिक्चर दिखाओ। देखिए इसका राइट आंसर होगा शूट सिस्टम। ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा होगा जिसमें जड़ें नहीं हैं, जड़ें तो ज़मीन में होंगी, वो आपका रूट सिस्टम कहलाता है। और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो शूट सिस्टम कहलाता है, जिसमें जो स्टेम्स होती हैं, तना होता है, और डालियाँ होती हैं, फूल, पत्तियाँ, सब चीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर जो है वो गलत होगा। कोई भी सी और बी भी कर रहे हैं वो गलत होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। और कैसे होगा ये देखिए, इस तरह से पिक्चर को देखिए, याद रखने की कोशिश करिए, इसलिए मैंने पिक्चर भी ऐड किया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो पाए। तो ये देखिए ज़मीन का जो ऊपर का हिस्सा हुआ दैट इज शूट सिस्टम, और ये नीचे का जो हिस्सा हुआ दैट इज रूट सिस्टम। ठीक है, रूट आपका बेसिकली क्या काम करता है,
पौधे को अच्छे से होल्ड करके रखने का काम करता है, खड़ा रहता है पौधा, बैलेंस करता है। जो भी मिनरल वाटर पानी में आता है उस सब को क्या करता है, रूट जो है स्टेम के थ्रू पौधे में पहुंचाता है पत्तियों तक, और पत्ती जो है सनलाइट, एयर और क्या बोलते हैं पानी जो उसको मिलता है उसको मिला करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, और फिर जो अपना फूड है उसको बना लेती है, खाना तैयार करती है। ठीक है, तो शूट सिस्टम ऊपर वाला हिस्सा, रूट सिस्टम आपका ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो ये गलती मत करिए, मैंने इसीलिए ये सारे पिक्चर्स भी आज ऐड किए हैं। आज इसी तरह के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर रहेंगे जो विथ पिक्चर आप लोगों को समझने हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन आपको ध्यान देना है। हाँ ठीक है, शूट और रूट ऐसे याद रखिए, शूट ऊपरी हिस्सा मिट्टी के और मिट्टी के अंदर जो हिस्सा दैट इज रूट सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द स्टेम इन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज, दो क्रमिक गांठों के बीच तने का भाग कौन सा होता है? पिस्टल स्त्रीकेसर, रूट्स मतलब जड़, नोड्स और इंटरनोड्स। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, देखें कितने लोगों को याद है। ये सब क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं। आज थोड़ा डिटेल में भी है कुछ कुछ चीज़ें जो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी तो आप लोगों के काम आएंगी आगे। मैंने पिक्चर्स ऑलमोस्ट ऐड किए हैं आज ज़्यादातर, जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर विज़न कर देगी किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ए आंसर है, डी आंसर है एंड डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ज़्यादातर अब लोग जो हैं वो डी आंसर कर रहे हैं। डी इज़ द राइट आंसर, इंटरनोड है ना। अब देख लेते हैं कि इंटरनोड होता कैसा है। अगर किसी के भी मन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने ढूंढा था बट मुझे हिंदी में मिला नहीं, इंग्लिश में ही मिला है। तो ये आपकी जो है गांठ होती है, देखिए पेड़ों में यहाँ पे जहाँ से देखिएगा पत्ते उगते हैं, ये वाली जो जगह यहाँ से देखिए पत्ते उग रहे हैं, आप देखेंगे कि ये बीच वाली जो जगह रहती है यहाँ पत्ते नहीं उगेंगे, है ना। जो ये जॉइंट्स आते हैं ना यहीं से पत्ते उगते हैं ये वाली जगह से, लेकिन ये जो बीच का जो हिस्सा रहता है इसमें कभी भी पत्ते आपको नहीं मिलेंगे। यही होता है इंटरनोड, और जहाँ से पत्ते उग जाते हैं वो होता है नोड। और कई जगह हम देखेंगे कि इन जगहों से जड़ें भी निकल आती है, उसके बारे में भी हम आगे जो है आज अपने क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो क्लियर हो गया सभी को? जो नोड है ये नोड में से ही आपका देखिए ये स्टेम भी चला गया, ये स्टेम आ गया, और ये पेटियोल मतलब पत्ते का जो डंठल होता है वो, और ये आपकी मेन जो है स्टेम ये आ गई जिसको कि इंटरनोड भी कहेंगे। और ये जहाँ जहाँ गांठें आ रही है दैट इज़ नोड, इसको गांठ भी कहा जाता है। और गांठों के बीच में ये वाली जो जगह आपकी हो गई ये दैट इज़ इंटरनोड, ये आपका इंटरनोड हो गया। क्लियर हो गया सभी को पिक्चर से? किसी को अब कोई डाउट आई थिंक नहीं रह गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, बहुत इजी है, पौधे का वह भाग जो मृदा के अपरदन को रोकता है, मतलब कटाव को रोकता है। स्टेम मतलब तना, फ्लावर मतलब फूल, रूट मतलब जड़ें, और लीव्स मतलब पत्ते। नोड को तो गांठ कहते हैं, और इंटरनोड का हिंदी मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं हिंदी में बट मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मैं हिंदी में इसलिए पिक्चर भी आज ढूंढ रही थी बट मुझे हिंदी में ये पिक्चर ही नहीं मिल रही थी। हाँ तो सी आंसर आ गए इसके, जड़, रूट्स। ठीक है, जड़ें जो हो गई ये मृदा के अपरदन को हमेशा रोकती हैं। बिल्कुल सही आंसर है, इजी भी था एंड बिल्कुल राइट आंसर है सबका, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ विद द स्टेम इज कॉल्ड, तने के साथ पत्ती के लगाव के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था, पिक्चर में शो भी किया था। पेटियोल, लेमिना, लीफ मार्जिन और लीफ बेस। डंठल, लेमिना पत्ती की मार्जिन मतलब किनारा, पत्ते का आधार मतलब जो पत्ता बेस जो हुआ उसका। ये अभी मैंने लास्ट जो पिक्चर दिखाया था उसमें शो भी किया था वो पार्ट। पत्ती के साथ जो लगा हुआ क्षेत्र होता है जो उसकी डंठल कहलाती है।
9th का आंसर करेंगे आप सभी। डी आ रहा है, सी आ रहा है, सी, ए। मेरे मुंह से गलती से आंसर भी निकल गया था। इसका राइट आंसर जो है वो ए है। गलती से मेरे मुंह से ही आंसर निकल गया था कि तने के साथ जो है पत्ती के लगाव क्षेत्र को डंठल कहा जाता है, मतलब पेटियोल। वो जो पत्ती के पहले एक पतली सी डाल होती है ना, जो कि स्टेम से जुड़ी होती है, दैट इज़ कॉल्ड डंठल या पेटियोल। ठीक है, तो इसको भी एक बार पिक्चर में शो कर देते हैं। चलिए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मिल गया है, ये अच्छी बात है। कई के इंग्लिश पता होते हैं तो हिंदी नहीं मालूम होते, बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बार ये समझ लीजिए कि ये पर्णवृंत भी कहा जाता है इसको हिंदी में, और इंग्लिश में पेटियोल भी कहा जाता है, और इसको डंठल भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा हुआ ना, ये आपका हो गया पर्णवृंत या डंठल। ठीक है, पर्ण आधार मतलब ये जो डंठल जिस चीज़ से जुड़ी हुई है, ये आधार हो गया इसका। ठीक है, किसी ना किसी आधार से तो जुड़ी होगी। और इसका ये जो किनारा हो गया पत्तियों का, ये जो किनारा गया, ये आपका क्या हो गया, लेमिना हो गया। ये किनारे की, सॉरी, मार्जिन हो गई, जो किनारे की पर्ण फलक कहा जाता है, पत्तों की जो किनारा जो कहा जाता है वो। ठीक है, और शिराओं को वेन कहा जाता है। एक मध्य शिरा होती है, वो मिड रिब होती है। ठीक है, इस तरह से जो पत्ते का बेसिक जो चीज़ है ये हुआ। जो आपको याद रखना है वो उसका किनारा, बीच की जो शिरा हो गई वो मिड रिब जिसको कहा जाता है, और जो किनारे की जो शिराएं रहती है पतली वाली वो, और पेटियोल मतलब जिससे वो पत्ता जुड़ा हुआ है डंठल के साथ। क्लियर है सभी को? तो ये आपका बेसिक चीज़ है, और ये किनारा हो जाता है। ये भी पर्णफलक ही होता है, इसको इंग्लिश में अलग से नाम दे दिया गया एपेक्स करके, और किनारा को इंग्लिश में कहा जाता है मार्जिन। मार्जिन तो आप लोग जानते ही हैं, मार्जिन किसी भी चीज़ के किनारे को इसको मार्जिन कहा जाता है, जो इसका किनारा है पत्ते का। ठीक है, और ये जो बीच की एक मेन जो शिरा जाती, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है उस तरह से, ये मिड रिब हो गई। और ये पतले पतले जो इसमें इस तरह से बने रहते हैं, ये इस तरह से खींचे रहते हैं पत्तियों में, ये आपकी हो गई वेन्स। ठीक है, ये इस तरह से रहते हैं, ये वेन्स हो गई। क्लियर है सभी को? अगर जिनको दिक्कत भी है वो चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं विथ पिक्चर। यहाँ पे आप लोगों को शो इसलिए किया गया है कि एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, और कुछ चीज़ें भूल गए हैं तो उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, पराग कणों का उत्पादन खालिस्थान में होता है, फूल में, अंडाशय मतलब ओवरीज में, एंथर मतलब पराग कोश में, और फ्रूट्स मतलब फल में। ये भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, जब फ्लावर्स के मैंने पार्ट्स पढ़ाए थे उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। थैंक यू नीलमणि जी, आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप बाकी लोग को भी इनकरेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ पढ़ाई पे आप फोकस भी रखिए। वेरी गुड। हाँ, तो ये सभी को याद है, ये अच्छी बात है, आंसर सभी के आ रहे हैं। वेरी गुड। तो जो पराग कोश है वो सबका आंसर आ रहा है सी, और सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा। तो ये आप लोगों को याद है, ये अच्छी बात है। एंथर जिसको कहा जाता है, पौधों में आप फूलों में देखते होंगे ऊपर पीला पीला छोटा छोटा सा रहता है, हाथ में अगर कभी पकड़ लेते हैं आप, हिबिस्कस में खासकर क्लियरली शो होता है, तो हाथों में बिल्कुल पाउडर जैसा येलो येलो लग जाता है, ज़्यादातर येलो कलर का ही होता है, तो वो येलो हाथ में लग जाता है, बहुत बारीक होता है। तो यही जो पराग होते हैं ये पराग कोश में, पराग कण ही लिखा है, बहुत ईजी भी है। तो इसका एक बार पिक्चर देख लेते हैं, जिनके पास ये पिक्चर अभी नहीं है एक बार वो रिवाइज भी कर लेंगे। और जो पराग कोश हैं वो आपके यहाँ पे रहेंगे, ये जो छोटे छोटे निकले हुए रहते हैं ये आपका ऊपर में येलो येलो रहते हैं, है ना, ये हो गए आपके पराग कोश। इसी के अंदर छोटे छोटे दाने नुमा बिल्कुल पाउडर जैसे येलो येलो से रहते हैं, बेसिकली ज़्यादातर येलो कलर के ही होते हैं, वो होते हैं पराग कण। और जो इसकी डाली रहती है जिसपे ये पराग कण लगे होते हैं, ये आपका पुंकेसर होता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को क्लियर कट। ठीक है, तो एक बार आप पिछली क्लासेस भी जो है उसको जाके ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। उसमें मैंने
एक पूरा टॉपिक ही लिया था प्लांट्स का, तो प्लांट में ये वाला अलग से फ्लावर के लिए ही रखा हुआ था। तो प्लांट्स वाले आप टॉपिक में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो पिक्चर आप लोग बना करके और इसके नाम वगैरह आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 11th क्वेश्चन इज अ रूट सिस्टम विथ लार्ज सेंट्रल एंड डोमिनेंट रूट इज। बड़ी केंद्रीय और प्रभावी जड़ वाली जड़ प्रणाली कौन सी होती है? टैप रूट या मूसला जड़, फाइब्रस रूट रेशेदार जड़, एवेंटिटीज रूट अपस्थानिक मूल या जड़, और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बड़ी केंद्रीय और प्रभावी जड़ वाली आपको बतानी है। इसके बारे में भी प्लांट वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें आपको रिपीट हो रही हैं, आज डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। फटाफट आंसर करिए। और इसके ज़्यादातर आंसर जो हैं वो अभी तक ए आए हैं, और ए इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। जिसको कि हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं या मूसला जड़ कहते हैं। और इस तरह की होती है ये जड़ें। ठीक है, तो मूसला जड़ जो होगा उसमें आप देखेंगे कि एक मेन जड़ आपको दिखेगी, मोटी सी जड़ रहेगी, जैसे कि ये स्पेशली आपको दिख रही है मोटी वाली जड़ है, ये आपकी हो गई मेन, है ना, मुख्य जड़ आपकी ये हो गई। और इसमें से जो निकली हुई है ये बाकी सब छोटी पतली पतली जो जड़ें हैं ये आपकी क्या हो गई? दूसरी और जो जड़ें हो गई। तो मेन जो है प्राथमिक ये जड़ हुई, प्राथमिक जड़ इसको कहा जाएगा, मेन जो रूट है ये। और बाकी क्या हो गई? सेकेंडरी रूट्स हो गई। ठीक है, या ये इस तरह से निकली हुई जो रहेंगी ये सेकेंडरी रूट्स हो जाती हैं। क्लियर है सभी को? और इसमें 2-3 टाइप के आपको दिख जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कुछ कुछ शक्ल इस तरह की ले लेते हैं, मूली बन जाते हैं, कुछ गाजर बन जाते हैं, कुछ आपकी शकरकंदी बन जाती है, तो इस तरह से ये चुकंदर बन जाता है। और अपस्थानिक जड़ जो है वो ज़्यादातर घास वगैरह में आपको देखने मिलेगी, और धान के पौधे, गेहूं के पौधे, इनमें आपको ज़्यादातर अपस्थानिक जो जड़ है वो आपको देखने मिलेगी। ठीक है, जिसको कि फाइब्रस रूट इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। क्लियर है सभी को? ये भी मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। एक बार वापस से आपका रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत क्लियर रहेगा विजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवेंटिटियस रूट? अपस्थानिक जड़। अब अपस्थानिक जड़ जो हैं उनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए हमने मेन 2 तरह की जड़ें ही पढ़ी, मूसला जड़ और अपस्थानिक। अब अपस्थानिक में भी टाइप हो जाता है, एक बड़ी केंद्रीय जड़ होती है, बी केंद्रीय और हावी जड़ होती है, और सी पतली मध्यम शाखाओं वाली जड़ें होती हैं, और उपरोक्त सभी। तो अपस्थानिक में एक टाइप हो जाता है और जड़ों का। तो एवेंटिटीज जो रूट होती है वो आपकी थोड़ी अलग हो जाएगी, इसी का टाइप है लेकिन इस तरह की हो जाएगी। देखिए जैसे ये आपका एक हो जाता है ना फाइब्रस रूट, ये वाला आपने देखा कि ये फाइब्रस रूट है, पूरा फैल गया, इसी का एक टाइप इस तरह का जड़ हो जाता है। देखिए ये क्या करता है, डालियों में थोड़े दूर बढ़ता है, फिर यहाँ से कुछ देखिए जड़ निकल आते हैं इसके, फिर डालियाँ आगे बढ़ती हैं और फिर यहाँ से जड़ निकल आती है। ये हम लोग देखते हैं गन्ने के पौधे में अक्सर हमको देखने मिलता है, तो इसको एवेंटिटीज रूट कहा जाता है। तो ये देखिए ये नीचे एक जड़ है जिससे कि ये पौधा स्ट्रेट खड़ा हुआ है ज़मीन पर। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ ऊपर भी देखिए थोड़ा सा डाल यहाँ बीच में है, और फिर यहाँ पे और जड़ें दिखाई दे रही हैं, इसमें भी आपको और क्लियर शो हो रहा है। नीचे यहाँ जड़ें हैं, फिर थोड़ी सी डाल है, और फिर आपको ये जड़ दिखाई दे रही है। ये चीज़ आप मनी प्लांट में भी अक्सर देखेंगे, इस तरह का आपको मनी प्लांट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो क्लियर है सभी को? थोड़ा नेटवर्क का इशू आई थिंक हो सकता है, कुछ है नेटवर्क का, आज थोड़ा मॉर्निंग से मुझे प्रॉब्लम चल रहा है। आई थिंक थोड़ा स्लो चल रहा होगा, बट आप लोग क्लास में बने रहिए, ठीक है? थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को इशू हो रहा होगा, प्लीज़ थोड़ा कंसीडर करिए। कभी कभी नेटवर्क स्लो हो जाता है तो वो बफरिंग करने लगता है, तो आज थोड़ा सा है प्रॉब्लम, बट हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारी क्लास अच्छे से हो जाए बस किसी तरह से। आज मॉर्निंग से मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि आज मैं पीपीटी भी तैयार नहीं कर पा रही थी, इतनी बफरिंग आज हो रही है, और मुझे भी शो कर रहा है इसमें बफरिंग, बट चालू है फिर क्लास, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गए आप? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये एक तरह का टाइप हो जाता है रूट का, जिसमें क्या होती है, डालियाँ थोड़ी रहती हैं, फिर जहाँ पे आपका नॉड है ना, वो नॉड वाली जगह से फिर से क्या होते हैं, जड़ें निकल आती हैं, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्टेम सिस्टम। स्टेम सिस्टम के बारे में गलत कथनों का पता लगाना है। देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं नेगेटिव रहता है क्वेश्चन, इस पे खास आपको ध्यान देना है। गलत कथनों के बारे में, तने में फल, फूल और पत्ते शामिल होते हैं, बीज के प्रांकुर से तना विकसित होता है, तने की वृद्धि गुरुत्व के प्रति धनात्मक होती है, तना पौधे को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। स्टेम इंक्लूड्स फ्रूट्स, फ्लावर एंड लीव्स। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्लम्यूल्स of the seed. Growth of the stem is positive to gravity. Stem provides support and protection to the plant. देखिए गलत चीज़ों को आपको टिक करना है इसमें। आपने एक बहुत ज़रूरी चीज़ इसमें ध्यान नहीं दी है। इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा, ठीक है? अपना ध्यान आप लोगों का पता नहीं क्यों इस तरह से वो हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। इसका राइट आंसर जो है वो है सी। गुरुत्वाकर्षण के प्रति धनात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होता है? मतलब कोई ऊपर से चीज़ गिरी और कहाँ आ गई आपकी, नीचे को आ गई। ये डायरेक्शन उसका क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर आने का, ठीक है? लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप पढ़िए। तने की वृद्धि गुरुत्व के प्रति धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। देखिए इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं इसको एक बार। ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज पॉजिटिव टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के पॉजिटिव मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ये आपका पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये गलत है ना, कभी भी कोई डाल जो है वो ऊपर से नीचे की ओर कैसे बढ़ेगी? डाल हमेशा कैसे बढ़ेगी, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगी। इस तरह से उसका जो है वो बढ़ना होगा। तो आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा। अभी क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? ग्रोथ ऑफ द स्टेम इज पॉजिटिव टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के पॉजिटिव वो बढ़ता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर नहीं। कोई भी तना जो है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। सभी को क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में? एक बार ओके कर दीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। चलिए कोई बात नहीं, अभी तक तो ये थोड़ा सा नेटवर्क भी स्लो चल रहा है। मुझे टाइम से मैसेज भी लग रहा है नहीं मिल पा रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो पूछिए ज़रूर, ठीक है? चलिए ओके आ गया है, वेरी गुड। अंजलि जी का भी यस मैडम आ गया है, गुड। चलिए 2-3 लोगों का तो आ गया, आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो पूछिए फिर, है ना? चलिए 14 क्वेश्चन लेते हैं। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज। पौधे को स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि प्लांट्स ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल। पौधे स्वचालित रूप से मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं। प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। पौधे भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। और नन ऑफ अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने ऑटोट्रॉफ्स आप लोग को बताया हुआ भी है पहले से।
तो बी आंसर आ रहे हैं, पौधे अपना स्वयं जो है भोजन बनाते हैं, बिल्कुल सही। इसलिए उनको देखिए स्वपोषी भी कहा जाता है और उनको क्या कहा जाता है, उत्पादक भी कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें ही होती हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी वो कहलाते हैं और प्लस वो प्रोड्यूसर भी कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, नाइस। जो चीज़ें देखिए क्लियर है वहाँ फटाफट आंसर आ जाते हैं आप लोग को, है ना? अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। कैस्केटा इज अ एग्जाम्पल ऑफ, अमरबेल उदाहरण है, किस तरह के प्लांट्स का उदाहरण है? एपिफाइटिक पौधे का, सेप्रोफाइटिक पौधे का, परजीवी मतलब पैरासाइट प्लांट, और सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी प्लांट। अमरबेल आपने देखा होगा, येलो कलर का होता है, पेड़ पर चढ़ जाता है और कितना भी उसको साफ कीजिए वो हटता नहीं है अगर एक बार चढ़ जाता है तो। इसका आंसर जो है सी आ रहा है। नीलमणि जी ने 100% भी कर दिया, मतलब बिल्कुल कंफर्म है कि सी ही आंसर है। और जब सबके आंसर बिल्कुल एक जैसे आते हैं तो आंसर जो है वो सही ही होते हैं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर। और अब देखिए बात ये आती है कि परजीवी पौधा तो आपने बता दिया कि अमरबेल है, लेकिन अब ये एपिफाइटिक प्लांट और ये सेप्रोफाइटिक प्लांट ये कौन है, सिम्बायोटिक प्लांट क्या है? तो फटाफट से इनके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। नॉट पिचर प्लांट, पिचर प्लांट इज नॉट अ पैरासाइट प्लांट, दैट इज नॉक्टर्न, वो जो है वो इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। ठीक है, वो प्लांट्स को खाने वाला है, वो ज़मीन पे उगता है और वो परजीवी नहीं होता है, इसको मत समझिए। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा। जो पिचर प्लांट है वो कीड़ों वगैरह को खाता है, वो एक परजीवी पौधा नहीं है। अभी एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी सभी तरह के पौधों के बारे में। ठीक है, फटाफट देखिए, ये अमरबेल हो गया आपका, जिसको कुस्कुटा भी कहा जाता है, जिसे आमतौर पर डोडर ये भी कहा जाता है और अमरबेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। पीले और नारंगी या लाल ये पौधे होते हैं, बेसिकली हमको पीले और थोड़े ऑरेंज टाइप के पौधे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, इन पौधों की 201 से अधिक प्रजातियां का वंश है। पूर्व में ये है कैक्टसा परिवार में एकमात्र जीनस के रूप में माना जाता था, अब इसे एंजीस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप के नाम से जाना, किसके, मॉर्निंग ग्लोरी परिवार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस तरह का ये दिखता है। इसके बारे में जो थोड़ी जानकारी मुझे मिली वो मैंने ऐड कर ली है। और ये पेड़ों पे इस तरह से चढ़ जाता है और आप इसको हटाते रहिए, ये हटता नहीं है, इसलिए इसका नाम है अमरबेल, ये अमर रहता है। ये एक बार हमारे घर में जो हमने किनारे में हेज लगी होती है ना, उसमें कहीं से ये आ गया था। तो हमारा रोज का काम रहता था कि हम स्कूल से आते थे और आधा घंटा इसको हेज में से निकालते थे और इसको फेंकते थे। ये फिर रात भर में फिर इतना ग्रोथ कर लेता था कि अगले दिन फिर हम स्कूल से आते थे और फिर इसको निकालते थे। तो हम बहनों का काम था, मेरे फादर भी, हम लोग गार्डनिंग में लगे रहते थे। और ये इतनी फास्ट ग्रोथ करता है कि इसको आप हटाते रहिए रोज रोज, इसकी कहीं जड़ें, इसकी अलग से कोई वो नहीं दिखाई, ये बस बेलों की तरह बढ़ता जाता है, इसका कोई और छोर नहीं दिखाई पड़ता है। आप इसको खींच खींच के हटाते रहिए अपने पौधों में से और ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। पौधों में से जो है सारी उसकी एनर्जी ले लेके और ये ग्रोथ करता है। बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया अमरबेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से लिपटा हुआ रहता है पौधों के साथ, बड़ा मुश्किल होता है इसको हटाना, एक बार चढ़ जाए तो ये छोड़ता नहीं है पौधों को। आगे हम देखते हैं कि एक हमने पढ़ा कि मृतपोषी जीव, ठीक है, सेप्रोफाइटस प्लांट जो होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट जिनको कहा जाता है, ये पौधे जो अन्य जीवों या मृत सड़े हुए सड़े गले चीज़ों हैं, उन सब चीज़ों से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है और फिर ये खमीर या मशरूम के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है। ये परजीवी नहीं है, ये किसी पेड़ पौधे के सहारे नहीं जिंदा है, ये इसको जब तक अपना मिल रहा है सड़े गले चीज़ों से पोषण, तब तक ये बढ़ता है। तो इस तरह के जो मशरूम्स हो गए, पूटू जिसको कहा जाता है, कुकुरमुत्ता कहा जाता है, ये मृतपोषी जीवी कहलाते हैं। ठीक है, ईस्ट या मशरूम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्लियर है सभी को? ये एक तरह का प्लांट हो गया। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका फोरोफाइट्स भी इसको कहा जाता है। और ये देखिए ये कैसा है कि लीफ
जो रहेगी, कोई भी किसी की डाल रहे, सॉरी लीफ, डालियाँ जो रहेंगी, ब्रांचेस जो रहेंगी, ये ब्रांचेस में उगाते हैं इस तरह से। और इसमें बहुत वैरायटी होती है। ये देखिए, इस ये डाल में उगाया है, इसने जड़ फैला दी है यहाँ पे और पौधा इसी डाल पे उगाया है। ज़रूरी नहीं है कि ये डाल जिंदा पौधे का ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें जो भी थोड़ा बहुत हवा पानी जो इसको मिल रहा है, ये इसी में उगने लगता है ये पौधा। ठीक है, एपीफाइट्स इसको कहा जाता है और इसको फेरोफाइट्स भी कहा जाता है, दो नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपका हो गया एक और प्लांट का। एक अधिपादप ऐसा जीव है जो पौधे की सतह पर बढ़ता है और हवा पानी या इसके आसपास जमा मलबे में इसकी नमी और पोषक तत्व ये प्राप्त करता है। इसमें पौधा जिंदा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इस तरह से डालियों में उग आता है। चलिए, और एक और जो है सिम्बायोटिक प्लांट, जो क्या करता है, सहजीवन होता है। ये जिंदा पौधे में उगता है और पौधे के साथ साथ पौधे को जो बेनिफिट मिल रहा है उसी में से ये अपना बेनिफिट भी लेता रहता है। ये जैसे येलो वाला है, ये दिख रहा है आपको। प्लांट जो है सिम्बायोसिस कहलाते हैं, एक से अधिक प्रजातियों के व्यक्तियों का निकट, ये क्या है कि सहजीवन है, इसमें सहजीवी इनको कहा जाता है। जैसे जैसे ये पेड़ को अच्छा पोषण मिल रहा है तो ये साथ ही साथ इस पौधे में भी ये न्यूट्रिशन जो है इसको भी मिलने लगता है और ये बढ़ने लगता है। तो इस तरह से ये होता है सिम्बायोटिक प्लांट। उसके सहजीवन दोनों को ही आपस में जो परस्पर क्रिया से दोनों को ही लाभ मिलता है। तो ज़्यादातर फ़ायदा क्या होता है कि दोनों पौधों को ही किसी न किसी तरह से लाभ मिल रहा है। बिल्कुल सही, दोनों को लाभ मिलता है, एकदम सही। तो ये ऐसे प्लांट हो गए। ठीक है, इससे उस पौधे को कोई नुकसान नहीं है और जो इसके ऊपर उग रहा है वो भी फायदे में रहता है। लेकिन इसके लिए जो दोनों हैं वो दोनों भी पौधे जिंदा होते हैं, ये इसके लिए मेन चीज़ है। तब सहजीवी वो दोनों साथ साथ जीवन बिताएंगे, ये वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट इंसेक्ट टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। कीट भक्षी पौधा कौन से तत्व की कमी को दूर करने के लिए कीट को निगल जाता है? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन या पोटेशियम। ये भी मैंने आपको बताया है जब पिचर प्लांट वाला टॉपिक चल रहा था हमारा, तो मैंने आपको ये बताया है। हाँ, एल्गीज वगैरह होते हैं, बिल्कुल सही। नीलम जी का आंसर भी आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, इसका सब्जी भी खाया जाता है नेपाल में? ओ गॉड, ये मुझे नहीं पता था, ये बड़ी नई जानकारी मुझे पता चली कि नेपाल में इसकी सब्जी भी खाई जाती है। वेरी गुड। देखिए कितनी तरह की चीज़ें जो हैं आप लोगों से भी मुझे पता चलती हैं। हाँ, तो इसके जो आंसर आने लगे सबको क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ये नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए पौधे जो हैं कीट पतंगों को खा जाते हैं। तो इसमें पिचर प्लांट मैंने आप लोगों को बताया था, वीनस फ्लाई ट्रैप बताया था, और सन ड्यू प्लांट, इस तरह से और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। बेसिकली हमको जो बुक्स में है, एनसीईआरटी की बुक में ये 2-3 तरह के नाम ही देखने मिलते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए, पिचर प्लांट में से तो घुमा घुमा के बहुत क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में मुझे देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए, बिल्कुल सही। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज? वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? गुलाब, मक्का, आम या बोगनविलिया? सी आ रहे हैं सबके आंसर, और सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं पूछने वाली हूँ कुछ आप लोगों से। आप लोग ये तो बता दिए कि सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आम का जो है वही वृक्ष का उदाहरण है, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि जिसमें डी वाला ऑप्शन है बोगनवेलिया, ये किस तरह के पौधे का उदाहरण है? कौन से टाइप में ये आएगा? इसको कौन सा टाइप कह सकते हैं हम बोगनवेलिया को? बताइए, देखते हैं कितने लोगों को याद है, मैंने पढ़ाया है, कितने लोगों को याद है वो जानना चाहती हूँ मैं। पौधों के मैंने 4-5 टाइप आप लोगों को पढ़ाए थे, उनमें से कौन से टाइप में बोगनवेलिया आता है ये आपको बताना है।
बोगनवेलिया भी तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वो ट्री में क्यों नहीं शामिल है? कौन बताएगा भाई आंसर? बोगनवेलिया किस तरह के प्लांट्स में शामिल है? किसी का भी अभी तक आंसर नहीं आया? ओहो, इसमें टाइप आपको बताना है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली कोई भी इसमें बात नहीं है, सब सीखने ही आए हैं यहाँ पे। देखिए, मैंने आप लोगों को हर्ब बताया था, एक श्रब बताया था और एक ट्री बताया था। ये तीन तो बताए थे, और फिर क्लाइंबर और क्रीपर थे। ये आपके क्लास 5th की बुक में, 4th की बुक में भी आप लोग को देखने मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। तो ये आपका जो गुलाब का पौधा हो गया, मक्का हो गया, बोगनवेलिया, ये झाड़ियों नुमा हो जाते हैं। ये कोई पेड़ भी नहीं है, ये बिल्कुल छोटे छोटे हर्ब भी नहीं है, ये बीच की कंडीशन वाले पौधे हैं। इनको कहा जाता है श्रब्स या झाड़ियाँ, ठीक है, जो बहुत बड़े पेड़ भी नहीं बन पाते और एकदम छोटे छोटे ऐसे प्लांट भी नहीं होते हैं कि जिनके बिल्कुल डाल कोमल हों, इस तरह के भी नहीं होते। अब जैसे धनिया पत्ती है, आपका पुदीना, मिंट हो गया, आपकी तुलसी हो गई, ये छोटे छोटे प्लांट रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हर्ब में आ जाते हैं, ठीक है। और मतलब छोटे प्लांट हो गए, है ना, कोमल पौधे। और श्रब जो है आपकी झाड़ियाँ, जैसे गुलाब हो गया, मक्का, बोगनवेलिया, और भी आप झाड़ियों की तरह जो पौधे देखते हैं, जो ना पूरी तरह से पेड़ हैं और ना एकदम छोटे पौधे हैं, तो वो आपके हो जाते हैं क्या? झाड़ियाँ या श्रब। और जो बड़े बड़े जिनके तने होते हैं, आम हो गया, जामुन हो गया, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, दैट इज ट्री। और क्रीपर और क्लाइंबर भी मैंने पढ़ाया था, जो कुछ सहारा देकर के हम ऊपर चढ़ा सकते हैं डंडों वगैरह में बांध के, दैट इज क्लाइंबर, जैसे मनी प्लांट हो गया। और कुछ जो नीचे नीचे बेलें फैलती हैं उनको कहा जाता है क्रीपर कहा जाता है उनको, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये 5 टाइप के पौधे आप लोगों को बेसिकली बताए थे, ये उनके ग्रोथ के हिसाब से। ये झाड़ियाँ नुमा होते हैं, पेड़ नहीं हो पाते पूरी तरह से, बड़े पेड़ भी नहीं है और एकदम छोटे छोटे पौधे भी नहीं है। तो ये जो बीच की कंडीशन झाड़ियों वाले आ जाते हैं, यही कहलाते हैं हमारे श्रब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट रीजन्स? निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय प्रदेशों की वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति है? बहुत इजी है, फटाफट बताइए। हाँ, बोगनवेलिया में पिंक कलर के भी होते हैं, ऑरेंज, वाइट, थोड़ा येलोइश टाइप के भी होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे फूल इसमें कलर के आते हैं। तो ये इजी था काफ़ी। कैक्टस जो हो गया आपका, वो आपके मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाली वनस्पति है, जो कि प्राकृतिक रूप से वहाँ पे उगती है, इसलिए प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पिचर प्लांट आ गया आपका। इन अ पिचर प्लांट, ये सीटेट में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इन अ पिचर प्लांट द पिचर इज मेड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ। पिचर प्लांट में पिचर किसके संशोधन द्वारा बनाया गया है? वो कोई पत्ता है पौधे का, शाखाएं हैं, वो तना है या फूल है? ये क्वेश्चन भी मैं पूछ चुकी हूँ आपसे चैप्टर पढ़ाने के बाद। उसके बाद एक बार क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, आज एक बार रिवीजन कर रही हूँ, देखें कितने लोगों को याद है। 18 का आंसर करेंगे। और इसको याद रखने का मैंने आप लोगों को तरीका भी बताया था। इसको नेपेंथिस प्लांट भी कहा जाता है, वो याद रखिएगा। नेपेंथिस के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। नेपेंथिस प्लांट, पिचर प्लांट और घटपर्णी, ये 3 नाम से इसको पूछा जा सकता है। और इसका जो राइट आंसर है वो सभी ए दे रहे हैं, मतलब ये पत्तों का ही एक संशोधित रूप है, मतलब सबको याद है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का। तो ये जो पत्ता है यही एक मॉडिफाई रूप ले लेता है
और पौधे में जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको ये कीटों को खा करके पूरा करता है, और पत्ते का काम ही होता है कि वो पौधे के लिए खाना बनाए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो पिचर प्लांट है इसको घट पर्णी मतलब घड़े के शेप का पत्ता, पर्णी मतलब पत्ता, मैंने बताया था आप लोगों को, घट यानी घड़ा और पर्णी मतलब पत्ता। क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। हरप्रीत अपने छात्रों को सुझाव देना चाहती है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सर्वोत्तम संभव तरीके से योगदान कर सकता है। उनका सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा? यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करना, निजी वाहन जैसे कार स्कूटर न रखें, घर से बाहर बार यात्रा न करें, निजी वाहन के इंजन की नियमित जांच कराएं। Harpreet wants to suggest to her students are how to an individual can contribute in the best possible way towards environmental protection. Her best suggestion would be use public transport system for traveling, do not keep a personal vehicle like car, scooter, avoid frequent travel outside at home, get the engine of personal vehicle checked regularly. अच्छा, उसका एक और नाम भी भेजा है निधि जी ने। हाँ, ए इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार देखने को मिला है और इसलिए मैंने ऐड कर लिया है इसको भी। ये मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को, फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। और कल आप लोग की मैराथन क्लास होगी सीडीपी की, है ना। इसके बाद में ईवीएस की भी मैराथन क्लास 1-2 दिन में ही आप लोगों के सामने लेके आऊँगी, जो हमारी सेम टाइम पे होगी और उसमें 50 क्वेश्चंस एटलीस्ट रहेंगे, ठीक है। 40 to 50 क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे, जो हम 1 घंटे में कोशिश करेंगे कि बिना किसी एक्सप्लेनेशन के मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ, उसके बारे में बताती जाती हूँ, थोड़ा डिस्कशन हम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी मैराथन होगी वो कल तो नहीं होगी, परसों कोशिश करेंगे कि हम परसों आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेकर के आएँ, ठीक है, ईवीएस के लिए। क्योंकि कल आप लोग की सीडीपी की क्लास होगी मैराथन की, 1 घंटे की ही होगी ईवीएस की क्लास, और उसमें हम 40 to 50 क्वेश्चंस रखेंगे। तो मिस नहीं करना है क्लास, और हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे और आपको फटाफट आंसर करने हैं। लास्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स आर, धातुओं के गुण होते हैं शाइनिंग सरफेस, चमकदार सतह, मेलेबिलिटी, आघात वर्धनीय, गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर होता है, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। सबके आंसर डी आ रहे हैं, एंड वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा। तो कुछ आज बहुत इजी क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिले, कुछ थोड़े डिफ़िकल्ट भी थे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो हैं हर तरह के आपको क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी हुई है, सब चीज़ को अच्छे से समझा है, तो सारे क्वेश्चन वहाँ आपको ईजी ही मिले। इसी आशा के साथ आज की क्लास हम यहीं तक स्टॉप करेंगे। और जो हमारे नए जो मेंबर्स हैं, जो एवरीडे हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको मैं एक बार बता दूं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो और प्लेलिस्ट में आप जा करके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। ज्योति जी के नंबर भी आ गए, 20 में 17 मिले हैं भाई। बाकी लोग भी अपना अपना नंबर भेजेंगे जल्दी जल्दी। 17 है, 2-3 गलत हुए हैं ना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है। 18 हुए बबली जी के, गंगा जी के 17, 19 हुए, वाह, प्रियंका जी के नंबर अच्छे आए हैं, टीना जी के 17 हैं, रोहित जी के 11 में 10 हैं। पढ़ाई से बहुत कामचोरी हो रही है रोहित जी की। सविता जी के 18 हैं, वेरी गुड। 19 में 18 है अंजलि जी के, 20 में 18, ओके, 20 में 17। माही जी आज है नहीं तो उनके आंसर फटाफट आते थे। 20 में 17, 20 में 16, 20 में 17 हरी जी के, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना भाई, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास बहुत अच्छी रही मेरी आप लोगों के साथ, एवरीडे जैसी रहती है वैसी आज भी बहुत अच्छा रहा।
और नीलमणि जी का है 20 में 16। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने किया है और आगे भी हम इसी तरह का अच्छा करते रहेंगे। अच्छा, तो कोशिश करूँगी कि परसों, कल तो हमारी नॉर्मल जैसे क्लास होती है, एक्सप्लेन भी मैं करती जाऊँगी, और परसों जो हमारी क्लास होगी मैराथन की, कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को कल कंफर्म कर दूँगी कि मैराथन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा और फटाफट आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आप अधिक से अधिक रोज़ जुड़ने का प्रयास करेंगे। डिसकंटिन्यू मत होइएगा क्लास में, आपके इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएंगे। कई सारे टॉपिक मैं आप लोगों को क्लियर भी करती जा रही हूँ, तो कोशिश करिए कि रेगुलर क्लास में बने रहें और शुरू से आखिरी तक बने रहने का प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर और ऑल द बेस्ट।